गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का, क्योंकि जो लेसन नंबर 4 हम दीकू वाला जो पढ़ रहे थे, ठीक है, वो दीकू वाला जो लेसन है वो बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है, तो हम उसको छोड़ते हैं और लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब तरह से असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती है या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता के सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के जो अधिकार व इलाके थे वो एक एक करके छीने जा रहे थे। अर्थात जो राजा थे और जो सामंत थे, उनके जो अधिकार थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा धीरे धीरे छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अर्थात जो हमारे जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो निवेदन किए, उन निवेदनों को ठुकरा दिया गया जो अंग्रेजी सरकार था उसके द्वारा। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अर्थात जो अवध था उसको कुप्रशासन के आधार पर, अर्थात जो प्रशासन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, इस वजह से अंग्रेज़ों ने अपनी रियासत में उसे मिला लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अर्थात जो भारत का जो बादशाह होता है वो जो पद था वो पद भी अंग्रेज़ों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसान और सिपाही। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों से जो पुरानी ज़मीनें थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़मीन के रास्ते से जाने से एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अर्थात कंपनी ने एक नियम बना दिया कि अगर वो सेना में नौकरी करना चाहता है तो समुद्र पार भी उसे भेजा जा सकता है। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने गाँव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। सुधारों की प्रतिक्रिया।
अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए तथा यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी जो पुरखों की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, अर्थात जो संपत्ति का अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों को और उनके सुधार आंदोलनों को हम आगे के जो लेसन है, लेसन नंबर 8, उसमें पढ़ेंगे। जनता की नज़र से देखिए उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़ें। तो ये स्रोत 1 और 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने का आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने अर्थात सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम कानून लागू किए गए तो भारी भरकम उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ये अवतरण था और जल्दी हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इस दौर को एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण में लिखे जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। सीताराम पांडे ने जो लिखा है वो ये है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, अर्थात जो व्यवस्थाएं उनको बदल सकती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया, वो हम जो कल की क्लास है उसमें पढ़ेंगे।